औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं डॉक्टर आबिद सुहेल भुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। लेक्चर नंबर 20 स्कीमा रिफाइनमेंट्स जो नॉर्मलाइजेशन से हम करते हैं, और आज स्पेसिफिकली हम इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस प्रोजेक्ट पे बात की थी। डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक सेशन रखा हुआ है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे और स्टूडेंट्स के जो भी मसाइल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। आज का लेक्चर है कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन ए डेटाबेस डिजाइन। भाई नॉर्मलाइजेशन का की रोल है। नॉर्मलाइजेशन के बगैर डेटाबेस का डिजाइन जो है वो फॉल्टी होता है। अगर आप डेटाबेस का डिजाइन विदाउट नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो स्कीमा आपका जो है फॉल्टी स्कीमा है। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका डेटाबेस बैड परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रीजन एक है और वो है आपका पुअर स्कीमा डिजाइन। वो क्या है? आपका पुअर स्कीमा डिजाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक गुड स्कीमा डिजाइन की। अगर आपका स्कीमा डिजाइन अच्छा नहीं है तो आपका पूरे का पूरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बैड परफॉर्मेंस देगा। अबाउट द नॉर्मल फॉर्म्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एक स्पेशल नॉर्मल फॉर्म होती है, इसको बायस्कोर नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेबल्स क्रिएट कर देती है। नॉर्मली हम डेटाबेसेस जब पढ़ाते भी हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, हम कहते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक बहुत सारे डेटाबेसेस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जगहों पर आपका बायस्कोर नॉर्मल फॉर्म फोर्थ और फिफ्थ तक जाते हैं। हाउ नॉर्मल फॉर्म कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लोअर नॉर्मल फॉर्म टू हायर नॉर्मल फॉर्म। एक नॉर्मल फॉर्म से हम हायर नॉर्मल फॉर्म पे जब जाते हैं तो हम देखते जाते हैं कि अगर एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं वो फुलफिल हो जाती हैं और डेटा का स्कीमा अभी तक आपका फुली जो है वो एरर फ्री नहीं होता, एनॉमलीज फ्री नहीं होता, तो हम उसको फर्दर नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। तो अप टिल जब तक आपका डेटाबेस जो है स्कीमा मॉडल उसके अंदर एरर्स एनॉमलीज खत्म नहीं हो जाती, हम उसको नॉर्मलाइज करते रहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एंड ईआरडी मॉडल आर यूज्ड कॉन्क्रीटली टू प्रोड्यूस अ गुड डेटाबेस डिजाइन। मैंने यही जब ईआरडी पढ़ाई तो उसमें मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आप ईआरडी में अप्लाई कर लें तो आपका डेटा नॉर्मलाइज हो जाता है। और ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जब ईआरडी पढ़ाई है, मैंने कोऑर्डिनैलिटीज़ में आपकी नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर दी, लेकिन एक सिस्टम है, एक टॉपिक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को कवर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन को इंशाल्लाह ये मैं 2 लेक्चर्स में आपको नॉर्मलाइजेशन कवर कर दूंगा। फिर हम मूव करेंगे डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ से। अब आपको भी मैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ और नॉर्मलाइजेशन का रिवर्सल प्रोसेस है डी नॉर्मलाइजेशन। तो डी नॉर्मलाइजेशन भी हमारे बहुत सारे सिस्टम में ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है इस पर हम बात, जब ये टॉपिक आएगा बाद में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन है क्या? नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक है दैट रिड्यूस द डेटा रिटेंडेंसी। डेटा की रिटेंडेंसी रिड्यूस करते हैं एंड एलिमिनेट्स अनडिजायर्ड characteristics like insertion, updation, deletion, anomalies। insertion anomalies होती हैं, deletion anomalies होती हैं, updation anomalies होती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से आप उन anomalies को eliminate करते हैं। देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, elimination। और दूसरा वर्ड है रिडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन तो आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ डेटा रिटेंडेंसीज। डेटा रिटेंडेंसी क्या है? डेटा रिटेंडेंसी है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा रिटेंडेंसी क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। कि डेटा के अंदर एक हमने बात की थी फाइल सिस्टम्स की और डेटाबेस सिस्टम्स की, जिसमें फाइल्स की डुप्लीकेशन थी। ये फाइल्स की डुप्लीकेशन नहीं है, ये एक फाइल के अंदर डेटा की डुप्लीकेशन है। इसको हम कहते हैं कि ये डेटा रिटेंडेंसी है, इसको हम रिड्यूस करते हैं। वर्ड यूज हुआ रिड्यूस। ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस और एलिमिनेट। एलिमिनेशन का मतलब है कि आप उसे जड़ से उखाड़ दें, रिड्यूस का मतलब है कि जी उस हद तक आप कर दें जहां तक पॉसिबल है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। रिड्यूस और एलिमिनेट में ये फर्क है।
अब रिड्यूस का मतलब ये है कि जी हम रिटेंडेंसी को अपने सिस्टम से खत्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रिटेंडेंसी रहती है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जी आपने खत्म करना है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन रूल्स डिवाइड लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड लिंक देम यूजिंग द रिलेशनशिप। ये डीकंपोजिशन है टेबल की, कि एक टेबल दो टेबल्स में, दो टेबल्स चार में, चार छह में डीकंपोज होते हैं। ठीक है, डीकंपोजिशन मतलब डिवीजन। और जब आप एक टेबल जो ये डेटा पड़ा हुआ है उसको दो में डिवाइड कर देते तो उनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। वो जो फॉरेन की मैंने आपको पढ़ाया था, तो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो होता है फॉरेन की के जरिए एस्टेब्लिश करते हैं। और फिर जब आप सिलेक्शन की क्यूरी की तरफ जाते हैं तो दो टेबल्स के बीच में आप सिलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, इस तरीके से आपके पास डिफरेंट इक्वी ज्वाइंस हैं, ज्वाइंस की टाइप्स हैं, वो आपके लैब के इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा चुके होंगे। सब क्यूरीज हैं या कुछ और चीज। द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एसक्यूएल टू एलिमिनेट रिटेंडेंट रिपीटेटिव डाटा एंड इंश्योर द डेटा इज स्टोर्ड लॉजिकली, कि डेटा के अंदर जो स्टोरेज हो वो आपकी एफिशिएंट स्टोरेज हो। मेनली नॉर्मलाइजेशन का मकसद यही है। सो अगेन मैं नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन रिपीट करूंगा। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ data redundancy, the elimination of anomalies। और anomalies कौन सी होती हैं? इंसर्शन, डिलीशन, ऑपरेशन, तीन टाइप्स की anomalies होती हैं। जो डेटा होता है डेटाबेस के अंदर वो आपका एक टेबल में स्टोर होता है। जो एक एंटिटी ईआरडी के अंदर, वो जो हमने एक डायग्राम बनाई थी, चौकोर सी डायग्राम थी, उसके अंदर जो है हम लोग जो है वो क्या नाम है अपना ऐसे बनाते होते थे और उसके अंदर हम एंटिटी का नाम लिखते थे। वो एंटिटी आगे जाके टेबल बनती होती थी, जो एंटिटी सेट होता था। जो एंटिटी सेट होता है वो टेबल बनता है, एंटिटी एक रिकॉर्ड होता है। टेबल स्ट्रक्चर इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। टू केसेस हैं, एक है जी पॉसिबल पुअर टेबल स्ट्रक्चर इन गुड डेटाबेस डिजाइन, कि टेबल का स्ट्रक्चर पुअर है लेकिन डेटाबेस का डिजाइन अच्छा है। मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस विद एग्जिस्टिंग पुअर एंड टेबल स्ट्रक्चर, कि आप जो है वो मॉडिफाई करें एग्जिस्टेंस डेटाबेसेस को जो कि जिसका स्ट्रक्चर पुअर है, या आपके पास पॉसिबली पुअर टेबल स्ट्रक्चर इन गुड डेटाबेस डिजाइन, या टेबल लेवल पे आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं या पूरे डेटाबेस लेवल पे कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। सो नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप टेबल लेवल पे मत जाएं, आप पूरे डेटाबेस पे जाएं। लेकिन बहुत सिचुएशन में जहाँ पर हम कहते हैं कि यार ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनको नॉर्मलाइज कर दें, इनको नॉर्मलाइज ना करें। Normalization can help in the recognition of in the recognizing a poor table and convert the good table with a good structure। कि आपको normalization के थ्रू poor tables का पता चलता है और poor tables को आप good tables से replace करते हैं ताकि आपका database का डिजाइन का स्ट्रक्चर efficient हो। Normalization is a process for assessing attributes to the entities। कि अब आपको ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगेगी कि attributes to entities का मतलब क्या है। बात हम इस पे कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये असाइन करता है एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी, कि भाई किस एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल कि एक टेबल में कौन कौन सा डाटा स्टोर होगा, कौन कौन सा डाटा स्टोर होना चाहिए, ये चीज एस्टेब्लिश करता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब ये कैसे होता है, आगे जो हम चीजें देख रहे हैं वो पीछे भी हमने डिस्कस की थी, अगेन हम डिस्कस है रिड्यूस द डेटा रिटेंडेंसीज। ठीक है, आपकी डेटा की रिटेंडेंसीज रिड्यूस होती हैं एक्सपैंडिंग एंटिटीज, आप एंटिटीज को एक्सपैंड करते जाते हैं, मतलब टेबल्स को एक्सपैंड करते हैं। एंटिटीज को एक्सपैंड करने का मतलब टेबल्स को एक्सपैंड करते जाते हैं। हेल्प्स एलिमिनेशन ऑफ डेटा एनॉमलीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एनॉमलीज हैं, एनॉमलीज का मतलब ये है एरर्स हैं, तो आपके लिए वो डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा फॉल्टी होगा, वो हमेशा बगी होगा, वो बग्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और आपकी डेटा की इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी ये हमेशा ऑन स्टेक रहेंगे, कभी भी आपको जो है ना एक्यूरेट जो है वो डेटा की स्टोरेज नहीं मिलेगी। प्रोड्यूस द कंट्रोल्ड रिटेंडेंसी टू लिंक द, ये जो बात कर रहे थे कि रिड्यूस रिटेंडेंसी का मतलब ये है कि एक सर्टेन लेवल तक रिटेंडेंसीज को रिड्यूस कर देते हैं और वो क्या होता है, वो कंट्रोल्ड होता है और एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर देते हैं। कास्ट मोर प्रोसेसिंग एफर्ट, हाँ इसमें कुछ प्रोसेसिंग एफर्ट्स आपके बढ़ जाते हैं, और जो स्टेप्स हैं, सीरीजेस हैं, उनको हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। वो इस तरीके से हैं आपके पास, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म को इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, रेड किया हुआ है कि नॉर्मली बहुत सारे डेटाबेसेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपके नॉर्मलाइज हो जाते हैं, फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर भी जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो करता हूँ। अब मैं पूरे का पूरा जो नॉर्मलाइजेशन की 2 लेक्चर्स में जो आपको क्लियर करूँगा वो इस डायग्राम से क्लियर करूँगा। आप इस डायग्राम को समझ लें। ये डायग्राम बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके अंदर बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उन पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर प्रोजेक्ट का नंबर है, प्रोजेक्ट का नेम है, एम्प्लॉय जो उस पर काम कर रहे हैं वो, और एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब क्लासिफिकेशन है कि वो किस किस जॉब पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसका डेटा अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो मैं आपको इसका डेटा दिखा दूँ कि ये देखें आपके पास ये प्रोजेक्ट नंबर है, ये आपके पास प्रोजेक्ट का नंबर है, ये देखें ये वाला एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट नंबर है, ये आपके पास प्रोजेक्ट नेम है, ईएमपी नंबर है, ईएमपी नेम है, जॉब क्लास है, चार्जिंग आवर्स, और ये आपके पास आवर्स है। ठीक है, और ये आपके पास एक वैल्यू एंटर की हुई है और बाकी यहाँ पर खाली छोड़े हुए हैं। ये रिपीटिंग ग्रुप्स को जाहिर करता है। ठीक है, इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं कि ये डेटा रिटर्नेंट है 15 बार बार आएगा। एवरग्रीन बार बार लिखने की बजाय एक दफ़ा लिख दिया है, लेकिन ये डेटा डिफरेंट है इसीलिए इसको रिपीट नहीं किया गया। 101, 105, 106, 102 आगे एम्प्लॉय का नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स और आवर्स के बारे में डिफाइन किया गया। ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर डेटा है और ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का आपके पास एक टेबल। अब इस पे प्रोजेक्ट नंबर है। अगर इसको मैं प्राइमरी की बनाता हूं सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर को, तो मुझे लगता यह है कि इसके अंदर नल वैल्यूज भी हैं और इसके अंदर रिपीटिंग नल वैल्यूज नज़र आ रही हैं, लेकिन वो नल नहीं है, एक्चुअली वो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि यूनिक नहीं है। सो प्राइमरी की हमने कंडीशन ये बताई थी कि प्राइमरी की जो है वो टेबल के लिए ज़रूरी है और इतनी ज़रूरी है कि उसके बगैर कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात वो आपकी उसके अंदर रिपीटिंग वैल्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। सो इट मीन्स कि इसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट नंबर जो है वो आपका जो है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो लेट्स क्रिएट अ प्राइमरी की। आप प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर को जो है ना वो प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, ये वाले रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इसका क्या मतलब है। रिपीटिंग ग्रुप्स एक टर्म है, इसको इन द अदर सेंस कहते हैं एटॉमिसिटी। जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो मैंने रिलेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी, तो मैंने कहा था कि रिलेशन क्या होता है, टेबल का दूसरा, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन टेबल का दूसरा नाम होता है। और इसके अंदर ज़रूरी है, रिलेशन के अंदर ये ज़रूरी है कि वैल्यूज़ जो हैं वो एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर 15 आया है तो यहाँ पर एवरग्रीन आएगा। अब यहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। सो ये एक टेबल रिलेशन की फॉर्म में नहीं है। पहला काम करते हैं, इसको रिलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये देखें 15 रिपीट कर दिया, 18 रिपीट कर दिया, 22 रिपीट कर दिया, और जो उसका नाम था एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट का नाम रिपीट कर दिया, बाकी सब जगह डेटा था। अब ये जो टेबल है ये रिलेशन की फॉर्म में है नहीं। उसके लिए एक और कंडीशन ये थी कि उसके अंदर आपके पास एक वैलिड प्राइमरी की होनी चाहिए। अब अगर आप ये देखते हैं कि आप प्राइमरी की इस कॉलम को बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट नंबर को, तो आप इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों नहीं बना सकते। प्राइमरी की इसलिए नहीं बना सकते कि इसके अंदर 15 की वैल्यू 4 दफ़ा रिपीट हो रही है। और प्राइमरी की क्या कंडीशन थी, इट मस्ट बी नॉट नल, पहली कंडीशन नॉट नल हो, और दूसरी ये हो यूनिक हो। अब नॉट नल और यूनिक नहीं है तो आप उसको जो है वो इस तरीके से प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो फिर हमने आपको ये बताया था कि भाई अगर आपकी प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट से नहीं बनती तो फिर आप 2 एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, और उस प्राइमरी की को हम क्या कहते थे, कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट प्राइमरी की जो होती है वो आपकी एज ए सेट जो है
वो एज ए सेट आपकी बिहेव करती है। अब सेट का क्या मतलब है? सेट का क्या मतलब है कि आपके पास जब भी प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है ना, अगर ये एक एट्रीब्यूट पे आपकी है, ठीक है, और वो आपकी क्या है, प्रोजेक्ट नंबर पे है, सिंपल, तो वो आपकी सिंगल प्राइमरी की है। मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर। आप इसकी कॉम्पोजिट बना रहे हैं, कॉम्पोजिट बनाते हुए आपने इसके साथ EMP डॉट नंबर ये आपने ऐड कर लिया। अब ये आपका सेट बन गया क्योंकि आपकी प्राइमरी की 2 एट्रीब्यूट्स पे हो गई। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 15 के साथ 103 आया है। अगर पूरे टेबल में 15 के साथ 103 रिपीट हो रहा है तो आपके लिए ये प्राइमरी की भी वैलिड नहीं होगी, आपको कोई और प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम पूरे टेबल में देखें तो 15 के साथ 103 नहीं रिपीट हुआ, 103 रिपीट हुआ है, देखिए ना, 103 नहीं, 101, 101 अगर देखें, ये एक जगह है 101 और ये दूसरी जगह 101 आ रहा है। ये 101 रिपीट हुआ है लेकिन 103 रिपीट नहीं हुआ है। चले, वो तो एक और कंडीशन हो गई। अब ये जो 101 आया है ये आया है 25 के साथ, ठीक है, प्रोजेक्ट का नंबर 25 है उसके साथ आया है, और ये 101 जो है 15 के साथ आया है। तो अब ये जो यूनिकनेस है ये विद रिस्पेक्ट टू इस ग्रुप के है। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये ग्रुप आपका जो है ये पूरे का पूरा एक सेट है, ये प्राइमरी की है। सो आपने वैलिड प्राइमरी की डिफाइन कर दी। अब ये आपका टेबल इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन आ चुका है। ये आपका टेबल अब इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन आ चुका है। हम ये कह सकते हैं कि जी अब इस टेबल को हम ये कह सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्या हुई? ये जो टेबल है आपका 4.1, ये वाला टेबल, ये यील्ड कर रहा है डेटा रिटेंडेंसीज को, जो एनॉमलीज दे रही हैं कि आप जॉब क्लास को अपडेट करने के लिए जाएंगे। ये देखें, जॉब क्लास को अपडेट करने के तो आपको मल्टीपल जगहों पर जॉब क्लास को अपडेट करना पड़ेगा। न्यू एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन द प्रोजेक्ट, फैंटम प्रोजेक्ट, कोई भी आप उसको प्रोजेक्ट देंगे तो फिर होगा इफ एम्प्लॉय डिलीटेड द वाइटल डेटा लॉस। सो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनॉमलीज हैं, और उससे सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके अंदर जो डेटा है वो एटॉमिसिटी में नहीं है। सो इफ आई डिफाइन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, आप इसकी डेफिनेशन मजीद सुन ले। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अ टेबल इज said to be in a first normal form. A table is said to be in a first normal form if and only if there is no repeating groups and a valid primary key. मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अ टेबल इज said to be in first normal form if and only if there is no repeating groups ना हो, so it means it contains the atomicity and a valid primary key. So आपके पास ये टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो पहले नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही देखें ना, आप कंपोजिट प्राइमरी की बन रही थी ना, प्रोजेक्ट नंबर को और प्रोजेक्ट नेम को लैदा टेबल बना लेंगे और एम्प्लॉय नंबर को लैदा टेबल बना लेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम डीकम्पोजिशन नहीं करते। ये बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है, बल्कि मैं इसी चीज़ को फॉलो करूंगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपने टेबल्स को डीकम्पोज नहीं करना। इसके रीज़न मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो डीकम्पोजिशन के लिए हमारे पास फीड है, या डीकम्पोजिशन के लिए हमारे जो पास जो क्राइटेरिया होता है वो होता है डिपेंडेंसीज का, कि डेटा की जो डिपेंडेंसीज हैं, जो मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपको बताऊंगा, कि डेटा की डिपेंडेंसीज को देखते हुए, किस चीज़ की, डेटा की एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज को देखते हुए हम लोग उसके अंदर जो है वो टेबल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलहदा करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। अगेन मैं बता दूं कि हम लोग जो हैं वो क्या नाम है अपना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल को 2 टेबल्स में डीकम्पोज नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि अगर हम एक टेबल को 2 टेबल्स में डीकम्पोज करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है
वो क्राइटेरिया हमारे पास है क्या, डिपेंडेंसीज, डेटा की डिपेंडेंसी। ये डेटा की डिपेंडेंसी क्या होगी ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग ये समझ लें कि विदाउट डेटा डिपेंडेंसीज हम लोग टेबल को डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों से भी यही मेरी मतलब एक गुजारिश है कि आप लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो टेबल्स को इस तरीके से डिवाइड ना करें। एक टेबल को 2 में या 2 को 3 में मत डिवाइड करें, क्योंकि आप जो है जब तक जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म ना दें, क्योंकि आगे आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है, तो हम इसमें जो है ना आगे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप बिल्कुल डिवाइड ना करें, सेकंड और थर्ड के अंदर आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या हुई आपकी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन ये हुई कि आ रिलेशन इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप्स, देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप्स और अ टेबल हैज अ वैलिड प्राइमरी की। तो ये 2 क्राइटेरिया आपके होंगे तो फिर आपका जो टेबल है वो आपका टेबल कहलाएगा कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। इन द अदर सेंस आप ये कहेंगे कि जी वो टेबल जो रिलेशन की फॉर्म में है वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, अदरवाइज वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो मैं इसको आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ डेटा रिटेंडेंसीज एंड एलिमिनेशन ऑफ एनॉमलीज। एनॉमलीज क्या होती हैं? एरर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। हम कहते हैं कि ये मस्ट रिमूव हो। रिटेंडेंसीज को हम कम करते हैं थ्रू लार्जर टेबल को डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर और उनके बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं। वो रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा फॉरेन की के थ्रू एस्टेब्लिश होता है। उस पर भी हमने थोड़ी सी बात की। फिर हमने ये बताया कि जो पुअर स्ट्रक्चर है हम उस पुअर स्ट्रक्चर को ओवरकम करते हैं थ्रू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर एंटिटीज या टेबल्स एक्सटेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके पास आईओ ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन डिपेंडेंसीज और डेटा की जो कंसिस्टेंसी है, स्टोरेज है, वो आपकी अच्छी हो जाती है। ये कि हमारे पास एक टेबल था, इस टेबल के अंदर हमने कहा कि जी ये टेबल की तो फॉर्म में है, रिलेशन की फॉर्म में नहीं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन यही है कि टेबल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओनली एंड ओनली इफ इट हैज दी एटॉमिक वैल्यूज। सो नो रिपीटिंग ग्रुप्स और एक वैलिड प्राइमरी की होनी चाहिए। सो हमने उसके लिए कोशिश की। हमने ये कहा कि ये इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे रिपीटिंग ग्रुप्स हैं कि 15 वैल्यूज रिपीट हो रही है एवरग्रीन। तो इसका हल ये है आप लोग वैल्यूज को उतनी दफा लिख लें, 15 15 15 लिख लें, 18 18 लिख लें, एवरग्रीन को लिख लें। तो अब आपके पास ये टेबल रिलेशन की फॉर्म में है, लेकिन उस वक्त जब इसकी प्राइमरी की हो। तो हमने ट्राई की प्राइमरी की बनाने की, सिंगल प्राइमरी की नहीं बनी तो हमने इसकी कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाई। सो कॉम्पोजिट प्राइमरी की के लिए मैंने आपको बताया था कि ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल होती है। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि 15 और 103, अब 15 और 103 इस टेबल के अंदर नहीं रिपीट होंगे, क्योंकि आपकी प्राइमरी की जो कंडीशन है वो नॉट नल के साथ यूनिक भी है। तो 15 और 103 जो है, 15 और 101 इस टेबल में अगर रिपीट हो रहे हैं तो 25 और 101 के साथ हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, अब वो आप इस सेट के थ्रू देखेंगे। तो ये आपके पास एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, ठीक है। प्रॉपर प्राइमरी की हमने डेवलप कर ली और यूनिकली आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर। सो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा और फिर आपको वहाँ पर डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर आपकी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे बात करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।